नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज एक न्यूज चर्चा में चल रही है और आज नहीं, कल से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। न्यूज क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है और ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है वर्ल्ड स्टेज पे। और इनका 54वां समिट, 54th समिट इस साल शुरू हो चुका है। 2024 की जनवरी में ये डावोस सिटी में, जो स्विट्जरलैंड में है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड के और सिटीज में भी ये हो चुका है समिट। इस बार ये इस बर्फीले शहर में हो रहा है। बहुत सुंदर शहर है, दुनिया भर से लीडर्स यहाँ पे आए हैं, कई सारी मुद्दों पे बात होने जा रही है। लेकिन उसके पहले ही जो हमने अभी जिनका पिक्चर देखा, ये हैं बोर्जे ब्रेंड। तो अभी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इस समिट की साइडलाइन में शुरू में ही, और इन्होंने इंडिया की मीडिया को संबोधित किया। इन्होंने बताया कि देखो, इंडिया के लिए भी मेरे पास कुछ एडवाइस भी है और कुछ पॉइंटर्स भी हैं, तो हम उन पॉइंटर्स में निगाह डालेंगे। क्योंकि देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट ने बोला है, कोई ऐरे गहरे आदमी अगर बोले, कोई उसकी जरूरत नहीं है। पर यूपीएससी में एंगल तब जुड़ता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो या कोई इंटरनेशनल ऐसी संस्थान हो जहां से कोई बात आई हो जो इंडिया के लिए रेलेवेंस है। तो इन्होंने सबसे पहले जब बोलना शुरू किया तो मीडिया को इन्होंने बोला कि देखो, हम इंडिया की जिस चीज की तारीफ करना चाहते हैं वो है स्टेबिलिटी की। और हमेशा हम जब भी देखते हैं चाइना का एक कॉम्पिटिटर, या चाइना के अलावा अगर कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो सकती है, एक्सपोर्ट सर्विस जहां हो सकती है, तो वो इंडिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैप्टनसी में, गवर्नमेंट में हमने देखा है कि इंडिया ने ग्रोथ किया है। खास तौर पे डिजिटल इकोनॉमी जो इंडिया की है वो ट्वाइस से भी ज्यादा, 2x से भी ज्यादा ग्रो हुई है। सारी रेस्ट ऑफ इकोनॉमी को छोड़ दो तो, मतलब जो इंडिया की रेस्ट ऑफ इकोनॉमी है, जितनी भी टोटल है, उसमें से आप डिजिटल इकोनॉमी को अलग कर दो तो डिजिटल इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है 2x टाइम्स, मोर देन जितनी पूरी हमारी रेस्ट ऑफ इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्होंने कहा है वर्ल्ड की टोटल इकोनॉमी ग्रो करेगी, हो सकता है 2.9% पे वर्ल्ड की। और इंडिया के लिए ऑप्टिमिज्म है कि इंडिया 7 to 8% जाएगा ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ, ऐसे संस्थान, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान, ये सारी इस चीज को माने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कैप्टनसी में, गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इंडिया ने एडवांसमेंट किया है। अब इन्होंने साथ में ये भी बोला कि हाँ, बिल्कुल जरूरी है साथ में रिफॉर्म भी आते रहें, साथ में तब्दीलियां आती रहें, अलग अलग तरीके से इंडिया में सुधार आता रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और अच्छा हो जाए, काफी अच्छा एफडीआई आएगा, काफी अच्छा एफआईआई आएगा, सब कुछ है, वो सब बिल्कुल है। पर हम ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ हम वर्ल्ड में एक स्लो डाउन देख रहे थे और हमने देखा कैसे यूएस ने अभी खुद को बस बचाया है किसी तरह स्लो डाउन से। स्लो डाउन, भाई आप इकोनॉमी पढ़ते हो ऋषभ सर की क्लास में, सोनिया की क्लास में, कि इकोनॉमी में क्या होता है जब स्लो डाउन होता है, तब धराशायी होने लगती है इकोनॉमिकल ग्रोथ। जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हमारी 6-7%, 12% ऐसी होनी चाहिए थी, वो धड़ाम से गिरती जाती है और वो एक स्लो डाउन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है साहब, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ग्रोथ नॉट इकोनॉमी पूरी, पर इकोनॉमी जिस रफ्तार से बढ़ रही थी वो रफ्तार कम हो गई है, वो रफ्तार ढीली पड़ गई है। इसी को हम बोलते हैं कि वीक इन्वेस्टमेंट साइकिल। ये एक जब वीक, बहुत कमजोर जब इन्वेस्टमेंट साइकिल आने लगती है, ये आप जो इधर जो एक ये जो सिनुसॉइडल वेव देख रहे हो, इसका मतलब होता है कि हाँ, एक बार इन्वेस्टमेंट में कभी एक बार बढ़ाव आया, फिर उतार आया, फिर बढ़ाव आया, चढ़ाव आया, ऐसा हो रहा है। तो ये जब इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल्स होती हैं, कभी लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, कभी वहां से पैसा निकालने लगते हैं, तो ये सारी चीजें एक साइक्लिकल ऑर्डर में होती है। और यही नहीं, अभी आप देखोगे कि वर्ल्ड में कितने सारे और इश्यूज चल रहे हैं। एक तरफ क्या क्या देख रहे हैं हम कि वर्ल्ड एक पूरा, जैसे कहते हैं, डिस्ट्रस्ट पे आ चुका है। हमने इसी साल, पिछले साल हमने देखा था कि हाँ, यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, फिर हमने देखा कि इजराइल हमास वॉर हो गया, फिर हम देख रहे हैं इसके बाद अभी और भी देखेंगे आगे। तो वर्ल्ड इस समय एक डिस्ट्रस्ट में है। इसके अलावा एक फ्रैक्चर्ड कॉलोनी बन गया है पूरा वर्ल्ड। तो इस समय क्या चाहिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे संस्थानों को कि ये एकजुट हो, और जितना ये जो पोलराइजेशन हो गया है कि हम हमारे साथ, तुम तुम्हारे साथ, हम नहीं जानते तुम्हें, ये सारे इश्यूज को अलग हटके, क्योंकि हमारे सामने बड़े बड़े एंगल हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो हमने कल की पिछली क्लास में भी कवर किए थे, सीबीआई वाली क्लास में। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इस समय क्या चल रहा है, एक क्लाइमेट चेंज में हमें बात करनी है, ठीक है, और दूसरी हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है जो इस समय वर्ल्ड में एक नया ऑर्डर आ चुका है, वो क्या है, साइबर अटैक्स। इस समय एक वर्ल्ड की इकोनॉमी को, एक कंट्री की इकोनॉमी को धराशायी करने के लिए 5 से 10 साइबर अटैक काफी हैं। जो अगर हमारे किसी देश के, कोई भी और कोई देश हो,
अगर उसके मेन बड़े बड़े सर्वर्स पे, मेन बड़े बड़े जहाँ पे उनके इंफॉर्मेटिक सेंटर हैं, अगर उन पे अटैक होता है और कोई भी ऐसे रैंसमवेयर जैसे वायरस हो, कोई और वायरस हो, ऐसे छोड़ दिए जाएं तो उस देश की इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। ये एक प्रॉब्लम है। हम इस डिस्ट्रेस से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, और सामने ही सामने हमने देखा है कि सुएज कैनाल का इशू चल रहा है। ये है सुएज कैनाल, जो अभी आप पढ़ ही रहे हो, आपके जियोपॉलिटिक्स में पढ़ाती होंगी, मैम पढ़ाती होंगी। रेड सी में इशू चल रहा है। क्या है कि एक रेड सी हमने पीछे देखा भी था, कवर किया था, जब यमन के हौथीज ने अटैक किया था यूएस यूके के जहाजों पे, और उसमें इंडिया का भी फिर उसमें एंगल था, ये उसमें इंडिया का भी जहाज था लाइबेरिया से आता हुआ। तो हमने देखा था कि ये जो पतला सा रास्ता है रेड सी का, अरेबियन पेनिनसुला और अफ्रीका के बीच में, ये रेड सी की तरफ जाता, ये है रेड सी, और यहां पे हमारा सुएज कैनाल। अगर ये सुएज कैनाल अगर एक हफ्ते के लिए भी ब्लॉक हुआ था 2 साल पहले, 3 साल पहले, याद है एवरग्रीन जहाज फंस गया था इसमें, सुएज कैनाल में आड़ा फंस गया था, तो उससे क्या हुआ था कि जितने सारे जहाज थे वो यहीं के सारे अटक गए थे, जिनको यहां से गुजर के जाना था आगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ था, इतना इकोनॉमी में नुकसान हो रहा था, ग्लोबल सप्लाई चेन पे नुकसान पड़ रहा था, और यही इन्होंने बोर्ड साहब ने बोला है कि ग्लोबल सप्लाई पे अगर असर पड़ता है बिकॉज ऑफ रेड सी के कलेश जो आज हो रहे हैं यूएस के जहाज और यमन के अटैक्स की वजह से, तो ग्लोबल सप्लाई पे अगर असर ऐसे ही बरकरार रहा, ये बढ़ता रहा, प्रॉब्लम आएगी यहां कच्चे तेल की कीमत पे। और इन्होंने बोला है कि मैं आराम से देख रहा हूं $10 से $20 का इजाफा हो सकता है, डॉलर्स का $10 से $20 का इजाफा हो सकता है पर बैरल, ये इसका क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, जितने ऑयल मंगाते हैं जो कंट्रीज, जैसे इंडिया हो तो ऑयल इंपोर्ट जो करते हैं, जो लोग आयात करते हैं, इन कंट्रीज में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई आएंगी, जाहिर बात है कि उन इकोनॉमीज को ज्यादा दाम देना पड़ेगा, ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे उसी तेल के लिए, उसी बैरल के लिए, और वहां पे उन कंट्रीज में तेल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तब हमारा ओएनजीसी का अभी महानदी का जो बेसन मिला है, जो केजी हमारा ये जो कृष्णा गोदावरी बेसन मिला है, ये सारे के सारे बेसन भी भरपाई पूरी नहीं कर सकते हैं अगर ग्लोबल सप्लाई में कच्चे तेल की कीमत में अगर इजाफा हो जाता है तो। सो दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, एंड इन्होंने बोर्ड साहब ने बोला है कि मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी ये इशू सॉल्व हो जाए, एंड यूएस और यमन, ये जितना भी सब लोग मिलके इसमें आपस में अच्छे से बात करें, इस चीज सुलझा दें, क्योंकि ये जो ग्लोबल सप्लाई की बात है, अगर जरा भी मामला इधर उधर हुआ तो प्रॉब्लम होगा हर किसी को। जितने हमारे इंडियंस लीडर गए हैं यहाँ पे, चाहे आरबीआई गवर्नर हो, चाहे हमारी मिनिस्टर मैम हो, चाहे पुरी सर हो जो हमारे मिनिस्टर हैं हाउसिंग के, अर्बन के, तो ये जितने सारे लोग गए, इन सब ने भी यही बात करी है कि हम अपनी 10 ट्रिलियन इकोनॉमी देखना चाह रहे हैं, जैसा कि बोर्ड साहब ने बताया भी है। अब बोर्ड साहब ने क्या बोला था कि मुझे 20 साल में दिख रहा है कि इंडिया 10 ट्रिलियन की बात कर सकता है बड़े आराम से, कोई रोकथाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, दैट इज वेरी वेरी गुड, दैट इज ऑन अ ग्रेट पाथ, ऊपर जा ही जा रही है। ठीक है, ये सारे प्रेसिंग इश्यूज पे बात हुई। हम और बात करेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अराउंड अगर क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में तो क्या क्या आ सकते हैं। सो ये सारी वो रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। हम सारी संस्थानों की रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इंडेक्स सारे के सारे आपको निकाल के देंगे, पढ़ाएंगे भी, पर अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्योंकि चर्चा में है, इसलिए हम एक बार देखेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, ओके, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जहां पे मिनिस्टर मैम ने जाके बोला भी है, फिर ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ओके, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट और द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये रिपोर्ट्स हैं, 6 रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल रिलीज करता है। ठीक है, अब इस साल इस 54वें समिट में इन्होंने ये तो इतनी बातें कर दी कि हाँ सर, हम बिल्कुल बहुत अच्छे से चाह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में शांति हो जाए, और जितना फ्रैगमेंटेड, फ्रैक्चर्ड, जितना डिस्ट्रस्ट है, ये खत्म हो जाए। ऑन इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं कि चाइना के अराउंड, क्योंकि आपको पता है, एक चीज बताऊं, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ये अब तक पॉलिसी अपनाते थे चाइना +1। मतलब हमने देखा कोविड की वजह से हर कोई चाइना पे अपना पूरा दांव नहीं खेलना चाहता, हर कोई नहीं चाहता है कि चाइना ही मेरा सारा मैन्युफैक्चरिंग का जोन बने। तो चाइना +1, दूसरा कौन? ऐसा कोई देश हो सकता है क्या जो चाइना का ऑल्टरनेटिव बन सके? ऑफ कोर्स सबको पता है, इसीलिए ही तो इतना वाइब्रेंट गुजरात हुआ,
इसीलिए ही तो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, इसीलिए तो सब कुछ हुआ, क्योंकि हमें इस पोजीशन को फिल करना है, हमें चाइना को ओवरटेक करना है। और जाहिर बात है कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन का जितना बड़ा हिस्सा है, वो बड़ा हिस्सा इस समय वर्किंग एज में है। मतलब चाइना के पास भी इतने वर्किंग एज ग्रुप वाले लोग नहीं है जितने इंडिया के पास हैं। सो हमारे पास एडवांटेज है, हमारे पास मौका है कि हम अपने इस ह्यूमन कैपिटल को, इस डेमोग्राफी को यूज कर सकें, यूटिलाइज कर सकें और इस एनर्जी को हार्नेस कर सकें। सो इसके लिए ही इतने सारे इवेंट्स होते हैं, समिट होती है, हमारी सारी इकोनॉमी की बात होती है, पुश किया जाता है। बोर्जे साहब कह रहे हैं कि इस बार 100 से ज्यादा लोग आए हैं इंडिया के डेलीगेशन से, कई सारी कंपनीज हैं जो आई हैं, कई सारे लीडर्स हैं, आरबीआई के लोग हैं, नीति आयोग से लोग आए हैं जो हमसे बैठ के बात करना चाह रहे हैं, लेकिन समय की बहुत इस समय किल्लत चल रही है। सो ये सारी न्यूज थी और इस न्यूज के साथ हम अभी इसको यहां रोक रहे हैं। इस सुंदर शहर को हम देखते रहेंगे, जैसे जैसे इसमें और डेवलपमेंट होगा हम इसको और फॉलो अप करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।